हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस मैराथन क्लास में हम अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे एमसीक्यूज़ आज रहेंगे डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मेरे साथ सॉल्व करना है आपने। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब इनमें से ऐसे कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट पे कोई असर ही नहीं डालते हैं। तो एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ज़रा समझिए, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि टोटल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल हैं या नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो बुक्स बिल्कुल सही हैं। ये सोच गलत है। अकाउंटिंग का गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ एरर्स। एक बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल की। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन गलत टाइप के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, यानी अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों करेक्ट अमाउंट से सही हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। बिज़नेस में मशीनरी खरीदी है, मान लीजिए 50,000 की। मशीनरी क्या है? एक कैपिटल एसेट है, इसलिए मशीनरी अकाउंट में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए डेबिट। ठीक है, लेकिन गलती से इसे क्या करा इन्होंने, मशीनरी अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब यहाँ गलती क्या हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। वरना मशीनरी अकाउंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी खरीदना, बट आप परचेज का इन्होंने रेवेन्यू के हेडिंग में डाल दिया। ये गलती प्रिंसिपल की हुई है, लेकिन डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ और अमाउंट आपका सेम रहा, इसलिए ट्रायल बैलेंस पे क्या कोई असर पड़ा? नहीं, वो टैली हो गया और एरर पकड़ा ही नहीं गया। इसीलिए अब इनके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ये जो एरर ऑफ कास्टिंग दिया हुआ है ना, ये गलत क्यों है? ये देखो, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ट्रायल बैलेंस इस केस में मिसमैच हो जाता है। फिर दूसरा आपको बोला है कि रॉन्ग पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में इम्बैलेंस आ जाता है। फिर कंप्लीट ओमिशन, तो यहाँ तो ओमिशन ही नहीं, एंट्री ही नहीं हुई ना, ओमिशन हो गया, भूल गए लिखना ही, दोनों साइड में ही कोई एंट्री नहीं आई। तो ये तो कंसेप्चुअली ट्रिकी है, तो बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंत में हमारे पास बचता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका अग्री कर जाता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम टिप याद रखनी है कि जब क्वेश्चन बोले कि ट्रायल बैलेंस अग्रीज बट एरर एग्जिस्ट, तो आपने याद रखना है तुरंत एरर ऑफ प्रिंसिपल को आपने टिक कर देना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयर इन द फाइनल अकाउंट एज। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो फाइनल अकाउंट में किस नाम, किस हेडिंग पर आते हैं? एसेट में, लायबिलिटी में, एक्सपेंस में, या बोथ एक्सपेंस एंड लायबिलिटी में? तो सही आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, बोथ एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए हैं। अकाउंटिंग के बेसिक रूल के अकॉर्डिंगली, जो कि अक्रूवल कंसेप्ट है, वो क्या कहता है कि एक्सपेंस जो हैं हमें उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिसमें वो इनकर हुए हैं, चाहे पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मार्च की सैलरी है, मान लो 10,000, ये ड्यू है, लेकिन पेमेंट इसकी कब हुई? अप्रैल में हुई, नेक्स्ट मंथ में हुई, बट खर्चा ये कब का था? खर्चा था ये मार्च का, तो P&L में ये आएगा मार्च के में, मार्च तक का जो P&L हम बनाएंगे ना उसमें आएगा। पेमेंट पेंडिंग है तो वो लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी के तौर पे हम आपको उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो हम P&L में एक्सपेंस दिखा देंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये बन रहा है, बोथ एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, कि हमारा खर्चा भी है और हमारी लायबिलिटी भी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं? इफ़ गुड्स वर्थ 5,000 आर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, द एंट्री विल बी। क्या हुआ
कि 5,000 के गुड्स प्रोप्राइटर जो था अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, तो एंट्री क्या होगी बता रहे हैं। 4 एंट्रीज आपको दी हुई हैं। अब पहले ज़रा ध्यान से समझो, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि बिजनेस के रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए हैं। अब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए कैश अकाउंट को हम यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ क्या हुआ है, गुड्स, 5,000 के गुड्स लेके गया है। तो अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स जो है ना, ड्राइंग हुई ना पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया, ड्राइंग्स आपकी इंक्रीज़ होगी तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और आपके परचेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो गए तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सो ये कंसेप्ट जो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या बन रहा है, डेबिट, ड्राइंग और क्रेडिट परचेज, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन दिए हैं फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी या कैपिटल अकाउंट। अब ज़रा पहले ध्यान से समझो, अकाउंट्स के अकाउंट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ये हमने टॉपिक कई बार पिछली वीडियोस में भी रिवाइज़ किया हुआ है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको ये अब अच्छे से रिवाइज़ हो गया होगा। 3 टाइप के कौन से हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सो नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। सैलरी क्या है, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है जो हर पीरियड में क्लोज हो जाता है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। कैपिटल क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, एक पर्सनल लायबिलिटी है। इसलिए करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सैलरी अकाउंट, ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, अंडर द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन, मतलब अक्रूवल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकम कब रिकॉर्ड की जाती है, जब कैश रिसीव हो गया, गुड्स बिक गए, राइट टू रिसीव इनकम हो गया है, या प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तब, कब इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो सही आंसर आप पहले बताती हूँ फिर इसकी एक रीज़न बताती हूँ। सही आंसर है राइट टू रिसीव इनकम अराइजेस। सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। अब ज़रा समझो, देखो अक्रूवल सिस्टम के अंडर इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब इनकम अर्न हो चुकी हो और राइट टू रिसीव जनरेट हो जाए। कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है ये आपके पास सेकेंडरी है। एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए गुड्स ना मार्च में बेचे आपने, ठीक है, पेमेंट अप्रैल में मिलेगी, लेकिन इनकम जो है वो आपकी मार्च की ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ये अराइज ही तब हुई है, इनकर ही तभी हुई है ट्रांजैक्शन आपकी। ठीक है, सो ये कंसेप्ट जो है ना अक्रूवल कंसेप्ट, ये एफए का ना एक फेवरेट टॉपिक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, सो आपको कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए सारे। अगर आप इनकी भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं अकाउंटिंग की, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। करंट लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो बिजनेस को शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन 1 ईयर में पे करनी होती है। एग्जाम्पल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये सब बिजनेस की प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। ये कैसे है आंसर, देखो प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो कैश में पहले पे कर दी जाती है, लेकिन बेनिफिट इसका फ्यूचर पीरियड में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ आपको। आपका रेंट है 12,000 का, एनुअली पे किया गया वो 1 जनवरी को। ठीक है, 12,000 का पूरे साल का किराया है। आपने पेमेंट कब करी, पेमेंट आपने करी 1 जनवरी को। सो अकाउंटिंग ईयर कब हमारा एंड होता है, 31 मार्च को। तो इसका मतलब कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हुए ना। 9 मंथ्स का रेंट अभी यूज़ ही नहीं हुआ है, वो फ्यूचर का बेनिफिट है। इसलिए ये एक तरह का ना सोचा जाए तो एक्सपेंस
ये एक्सपेंस नहीं होता, ये लायबिलिटी भी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, हमारी एक एसेट होती है। और हमारा रूल क्या कहता है अकाउंटिंग का कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी। इसलिए करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन डी, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन ऑर्डर टू, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, ताकि टू शो ट्रू प्रॉफिट लॉस, शो ट्रू प्रॉफिट, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, या इंक्रीज एसेट वैल्यू। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शो ट्रू प्रॉफिट। समझो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो स्टूडेंट अक्सर गलत रीज़न से याद रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अ फंड, इट इज़ नॉट फॉर टैक्स सेविंग। ठीक है, ना ये फंड है, ना टैक्स सेविंग के लिए है ये। ठीक है, और ना ही हमारी एसेट में कोई इंक्रीज़ करने वाला है। डेप्रिसिएशन का रियल पर्पस होता है एसेट की वैल्यू यूज़ होने के साथ साथ कम होती रहती है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख जाएगा, अकाउंट्स हमारे मिसलीडिंग हो जाएंगे। इसलिए डेप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैचिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट विद रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ आपको। आपकी एक मशीन है 1 लाख की, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो है 10 ईयर्स की, 10 साल तक वो मशीन आपकी चलेगी। तो हर साल थोड़ा थोड़ा कॉस्ट एक्सपेंस के रूप में चार्ज करना पड़ता है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो प्रॉफिट आ रहा है या जो लॉस आ रहा है, वो बिज़नेस का ट्रू एंड फेयर शो जो है वो प्रेजेंट करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में इनमें से किसे दिखाते हैं, कैपिटल को, क्रेडिटर को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, या फिर कैश को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैश को दिखाते हैं हम लोग डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स उनके बैलेंस के नेचर के अकॉर्डिंग शो करते हैं। डेबिट बैलेंस में क्या आता है आपका, ये होती है ना डेबिट, ये होती है क्रेडिट। डेबिट में क्या आता है आपका, एसेट, एक्सपेंस और लॉस। कैश क्या है, कैश हमारी एक एसेट है, इसलिए इसका नेचर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस में क्या आता है, आप ज़रा ये भी सुन लो, कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखो ज़रा। पहला क्या था, कैपिटल, तो कैपिटल कौन सा नेचर हो गया, क्रेडिट। फिर है क्रेडिटर, ये तो होएगा ही क्रेडिट नेचर का। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो ये भी क्रेडिट नेचर का होगा। कैश बचा बस, वो हमारा एसेट है, इसलिए डेबिट का। तो सिंपल ट्रिक है, ऑल एसेट डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल शुड बी इंक्लूडेड इन। आपने ना गुड्स भेजे हैं अप्रूवल के लिए, तो कहते हैं अब हम उन गुड्स को क्या नाम से दिखाएं, सेल से, परचेज से, क्लोजिंग स्टॉक से, या कैपिटल से, क्या नाम से दिखाएं। देखो पहले समझो, पहले आंसर बताती हूँ फिर समझाती हूँ। हम दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक इफ़ नॉट अप्रूव्ड, इस नाम से दिखाएंगे हम। अब ज़रा कारण समझो। देखो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल का मतलब होता है बायर्स को गुड भेज दिया, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र तो तभी होगी जब बायर उसे अप्रूव करेगा। जब तक अप्रूवल नहीं होता सेल कंप्लीट नहीं मानी जाती है। सो रिस्क जो है इस केस में वो सेलर का ही रहता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि जब आपके गुड्स अप्रूव्ड हो गए तब उसे सेल मानेंगे, गुड्स अप्रूव नहीं हुए तो स्टिल सेलर का ही वो स्टॉक कंसीडर किया जाएगा। इसलिए अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड तक अप्रूवल नहीं आया तो वो उसे क्लोजिंग स्टॉक में ही इंक्लूड किया जाएगा। ये अब मैंने आपको बताया कंसेप्ट्स याद होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को याद है कि ये कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। फिर मैं देखती हूँ कि आप में से कितने बच्चों ने अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं नहीं बताऊँगी कौन सा कंसेप्ट है, आप बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंटिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड सेपरेटली। कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग मानो भाई इनको। मैचिंग कहता है, बिजनेस एंटिटी कहता है, गोइंग कंसर्न कहता है, या कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। तो देखो सही आंसर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट,
ये कहता है अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल अजम्पशन है, बिजनेस और ओनर अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं। सो इस कंसेप्ट को कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। ड्राइंग अलग से रिकॉर्ड होगी, कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ओनर ने मान लो कि 10,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो हम ये क्या बोलेंगे, कैपिटल है भाई, इसे क्रेडिट में डालो। ओनर ने बिजनेस से गुड्स निकाली, हम बोलेंगे भाई ये ड्राइंग है, इसे डेबिट में डालो। अगर बिजनेस और ओनर को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत होगी। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बैड डेट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू। जो बैड डेट रिकवर हुए हम उसे किस में क्रेडिट करेंगे, बैड डेट अकाउंट में, P&L अकाउंट में, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में या डेटर अकाउंट में। तो सही आंसर है आपका बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका कारण जानो। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि बैड डेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, बैड डेट वो अमाउंट होती है जो पहले डेटर से लेना था, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में ये एक्सपेंस के रूप में दिखाई दी गई है और डेटर को बुक से हटा दिया गया है। मतलब बिजनेस ने मान लिया कि ये अमाउंट अब रिकवर नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अमाउंट बैड डेट मान ली गई थी वो उस इंसान को रियलाइज़ हो गया कि ये तो मैंने गलती कर दी, बंदे को पैसे देने थे नहीं दिए, तो वो बाद में आ जाता है, भाई मुझे माफ़ करो, ये लो अपना पैसा। तो हमारे बैड डेट जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये इनकम है, इसलिए करंट अकाउंटिंग पीरियड की है ये, तो क्योंकि पहले इसे लॉस माना गया था, अब ये अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, इसलिए इसे बैड डेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, ठीक है। इसे हम कहाँ डालते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपने याद रखना है, देखो बैड डेट खर्चा है, बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द बैलेंस ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन एज। रेंट रिसीव इन एडवांस हुआ है तो इसका बैलेंस आप क्या कैसे करके दिखाएंगे, एक्सपेंस से, इनकम से, लायबिलिटी से या एसेट से, कैसे दिखाएंगे। सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी से। समझो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है कैश मिल चुका है लेकिन सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई है। सो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है इनकम तब मानी जाती है जब वो अर्न हो। सो यहाँ पर इनकम अर्न नहीं हुई है, सिर्फ एडवांस आपको मिला है ना। तो इसलिए ये अर्नड इनकम नहीं है, बल्कि कैसी इनकम है, ये अनअर्नड इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ, टेनेंट ने मार्च का रेंट ना फेब्रवरी में ही दे दिया था, मार्च में सर्विस देनी अभी बाकी है, इसीलिए बिजनेस पर अब ऑब्लिगेशंस है, ये ऑब्लिगेशंस लायबिलिटी के रूप में शो होंगी। सो बैलेंस शीट में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आप कैसे दिखाओगे, करंट लायबिलिटी से, अंडर द लायबिलिटी हेड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश का, परचेज का, सेल्स का या वेजेस का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्स अकाउंट। इनकम अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग इनकम एंड गेन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। सो सेल्स क्या है, सेल्स है हमारी इनकम। क्लासीफाई अगर हम करें तो देखो, कैश क्या है, कैश है हमारा एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। परचेज क्या है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। वेजेस क्या है, वेजेस है हमारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। बस सेल्स जो है वो है हमारी इनकम, इसे हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। इसलिए सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एग्जाम में आपने याद रखना है, ऑल इनकम मीन्स क्रेडिट बैलेंस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें आपको पूछ रहे हैं, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज़ शोन। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में, एज अ फुटनोट या इन ट्रायल बैलेंस। पहले आंसर जानो, इसे हम दिखाते हैं एज अ फुटनोट। अब ज़रा कारण समझो।
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? ये वो लायबिलिटी होती है जो सर्टेन नहीं होती, जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, केस पेंडिंग इन कोर्ट, गारंटी गिवन। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है अनसर्टेन आइटम्स को अकाउंट में रिकॉर्ड हम नहीं करते, इसीलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को ना P&L में दिखाते हैं हम लोग, ना बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, बैलेंस शीट के फुट नोट पे हम इसे दिखा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? रिटन डाउन वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे या स्क्रैप वैल्यू पे? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिनल कॉस्ट पे। देखो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसे SLM भी कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इस मेथड में हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट है। सो SLM का यही मेन फीचर है कि इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका रहेगा ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इनमें से किसके कारण आपका वर्किंग कैपिटल हाइक में आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट खरीदी आपने फॉर कैश, पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, या शेयर इशू किए फॉर कैश, या गुड्स परचेज किया आपने क्रेडिट पे। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बहुत बार हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं या करंट लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो आपको बोला था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, देखो इससे क्या है कि कैश कम होगा, कैश है हमारी करंट एसेट, तो उस पर हमारा वर्किंग कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल में कमी आ जाएगी। फिर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा और साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी कम होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो रही हैं, तो अल्टीमेटली नो इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। फिर आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इसमें देखो कैश यानी कि करंट एसेट वो इंक्रीज हो रही है और कोई भी करंट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, तो इसी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन क्यों नहीं है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या है कि हमारी इन्वेंट्री एसेट बढ़ रही है, क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, अगेन नो इफेक्ट, इट विल लीड टू नो चेंज, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच एरर इज रेक्टिफाइड बाय सस्पेंस अकाउंट, कौन सा एरर है जो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम रेक्टिफाई करते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट या कंपनसेटिंग एरर? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट। अब समझिए क्यों। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता इसका मतलब होता है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को टेम्परेरली एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ऑलराइट, अब सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है ये जानो। एरर ऑफ कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग अमाउंट एंड पार्शियल ओमिशन, मतलब सिर्फ वही एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हीं केस में, है ना। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर ये ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए इनके केस में सस्पेंस अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट। ऑल राइट, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, commission received in advance is treated as
मतलब आपको कमीशन एडवांस में मिली, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज एन इनकम, एज एन एक्सपेंस, एज अ लायबिलिटी या एज एन एसेट? तो देखो, इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। अब जानो क्यों। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है कि कमीशन का पैसा मिल चुका है लेकिन सर्विस अभी दी ही नहीं गई है। सो अकाउंटिंग का रूल कहता है इनकम तब मानी जाती है जब वो अर्न हो रही हो। यहाँ पर अर्न नहीं हुई है, सिर्फ रिसीव्ड कैश मिला है आपको, इसीलिए ये कैसी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि ये P&L में ट्रीट होती है, इनकम नहीं कंसीडर की जाती है। सो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? सॉरी, P&L में ट्रीट नहीं होती है। सो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी के रूप में इसको शो कर देंगे, ठीक है। सो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। दोनों में से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है? रिपेयर्स टू मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड या कैरिएज इनवर्ड? तो देखो, सही आंसर है परचेज ऑफ मशीनरी। अब जानो क्यों। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, जो एसेट क्रिएट करता है या अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब ऑप्शन वाइज हम देखते हैं क्या क्या क्यों क्यों नहीं है। रिपेयर्स टू मशीनरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड, अगेन इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरिएज इनवर्ड, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ परचेज ऑफ मशीनरी ही एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो एसेट को क्रिएट कर रही है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से सुनना है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे की जाती है? कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हाइयर, या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर? ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। और इसका बेस है प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि एंटिसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया हुआ है कि अगर आपको कोई नुकसान होने वाला है उसको फटाफट लिख लो, बट अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉटरी लगने वाली है तो उसको अभी से उसका ढिंढोरा मत पीटो, ठीक है। सो अगर मार्केट प्राइस कॉस्ट से कम है तो लॉस पॉसिबल है, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो सकता है और वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। इसलिए हम हमेशा सेफ प्ले करते हैं और लोअर वैल्यू को चूज़ करते हैं। फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल अकाउंट? इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है? कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या परचेज अकाउंट? बहुत बार हमने रियल, नॉमिनल और पर्सनल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। ज़रा बताइए इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है? तो देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग में जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। दोबारा से आपको बता रही हूँ मैं। पर्सनल अकाउंट है पर्सन से रिलेटेड, रियल अकाउंट है एसेट्स से रिलेटेड, और नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स से रिलेटेड। सो अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। सो रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल याद रखना है आपने। क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपके पास यहाँ पर कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं पहले। सो कैश अकाउंट कैसी एसेट है? ये एक टेंजिबल एसेट है, ये टेंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर तो हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कैश अकाउंट। अब एक बार हम सारे ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेते हैं कि वो रियल अकाउंट क्यों नहीं है, ठीक है। आपको सारी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए।
देखो कैश अकाउंट तो एसेट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए रियल अकाउंट है। अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये क्या है, ये हमारी लायबिलिटी है। और ये क्या होती है, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट होगा, ये होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर आती है कैपिटल अकाउंट की बात। ये किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड। ओनर भी क्या है, एक पर्सन है, सो इट इज़ ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। फिर आता है परचेजेस अकाउंट। ये कौन सा नेचर है, एक्सपेंस नेचर का है। तो एक्सपेंसेस कौन से उसमें आता है, अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के। ठीक है, तो जेकेएसएसबी के एफए में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है पर्सनल वर्सेस रियल के बीच में। तो आपने याद रखना है एसेट इज इक्वल्स टू रियल मोस्टली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट विल रिजल्ट इन। अगर आप मशीनरी को खरीद रहे हो क्रेडिट में तो उसका क्या असर पड़ेगा। सिर्फ एसेट्स में इंक्रीज होगा, लायबिलिटी में सिर्फ इंक्रीज होगा, एसेट लायबिलिटी दोनों में इंक्रीज होगा, या एसेट्स में डिक्रीज होगा। तो देखो मशीनरी का परचेज मतलब बिजनेस ने एक न्यू एसेट एक्वायर की। अगर क्रेडिट पे खरीदी तो पेमेंट अभी बाकी है। सो इस ट्रांजैक्शन को डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से समझो। अकाउंटिंग का गोल्डन कंसेप्ट क्या है, ये कहता क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट, फॉर एवरी डेबिट देर इज़ एन इक्वल क्रेडिट। सो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास आई है मशीनरी। मशीनरी के आने से क्या हुआ, आपकी एसेट इंक्रीज हो गई। अब सप्लायर को आपने पैसा देना है, क्योंकि पेमेंट आपने अभी ऑन द स्पॉट की नहीं है, सप्लायर को पैसा देना है, इस वजह से क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो आप जब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ये होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सही आंसर क्या बनता है, सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, अब एक बार हम बाकी ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। पहले लिखा था इंक्रीज इन एसेट्स ओनली, देखो ये गलत है क्योंकि लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है। सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटीज ओनली भी गलत, क्योंकि एसेट को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसमें पूछा था डिक्रीज इन एसेट, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया क्योंकि एसेट हमारी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है ऑन क्रेडिट लिखा हो तो हमेशा लायबिलिटी को ढूंढना है आपने। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, रिपेयर्स आफ्टर परचेज ऑफ मशीनरी, लीगल चार्जेस फॉर परचेज ऑफ लैंड, या परचेज ऑफ फर्नीचर। अब ज़रा ध्यान से समझो, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एफए एग्ज़ाम का फेवरेट एरिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और एसेट की कैपेसिटी या लाइफ को इंक्रीज करता है, ये याद रखना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस, सिर्फ करंट ईयर का बेनिफिट ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो आपका सही आंसर बन रहा है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, रिपेयर्स आफ्टर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब ज़रा हम समझते हैं कि बाकी ऑप्शन सही आंसर क्यों नहीं बनाते। पहले आपको बोला था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप अगर मशीनरी को इंस्टॉलेशन पे खर्चा करवा रहे हो उसकी इंस्टॉलेशन पे, तो ये एसेट को यूजेबल बना रहा है, सो इट इज़ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर था लीगल चार्जेस फॉर परचेज ऑफ लैंड, सो लीगल चार्जेस फॉर परचेज ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एसेट एक्वायर करने का पार्ट जो है वो निभा रहा है। फिर था परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ये तो जाहिर सी बात है, ये तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप फर्नीचर खरीद रहे हो। तो सिर्फ ऑप्शन सी ही ऐसा है, रिपेयर्स आफ्टर परचेज ऑफ मशीनरी, ये सिर्फ मेंटेनेंस कर रहा है, लाइफ इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, रेंट पेड इन एडवांस इज़ शोन एज। अगर आपने रेंट पे किया है एडवांस में तो वो क्या कंसीडर की जाएगी, आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़ या एसेट। नाउ अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड होती है।
एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, एक्सपेंसेस वही माना जाता है जिसका बेनिफिट उसी पीरियड में मिला हो। सो रेंट पेड इन एडवांस मतलब पैसा तो अभी दे दिया बट बेनिफिट उसका फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है तो ये आपकी क्या कंसीडर हो जाएगी, एसेट। ठीक है, इसीलिए आपके पास सही आंसर क्या बनता है, ऑप्शन डी, एसेट। अब देखो पहले आपको बोल रहे हैं, पहले आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इनकम। तो इनकम तो ये है ही नहीं हमारी, ना एक्सपेंस है ना लायबिलिटी है, क्या है ये, एसेट। आपने याद रखना है, अगर प्रीपेड है तो वो होगी हमारी एसेट, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो होगी हमारी लायबिलिटी। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपने ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स जो आती है ना, कई बार ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछ रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड टू। आपके बैड डेट रिकवर हो गए तो आप किसे क्रेडिट करोगे, बैड डेट अकाउंट, डेटर अकाउंट, P&L अकाउंट या कैश अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड, बैड डेट का मतलब पहले लॉस मान चुके थे, डेटर से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब फ्यूचर में वही पैसा रिकवर हो जाए या ये बिजनेस के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन होता है, इसीलिए इसे क्या माना जाता है, इनकम कंसीडर किया जाता है। P&L अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सही ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो आपका बैड डेट रिकवर्ड होता है ये आपकी इनकम है। ठीक है, सेल्स भी कई बार कई बच्चे कंसीडर कर लेते हैं उसको, तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट दैट। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको पूछ रहे हैं ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट असर्टेन के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए या फ्रॉड्स को लोकेट करने के लिए। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस का नाम सुनते ही स्टूडेंट सोचते हैं कि इससे प्रॉफिट निकलता है या बैलेंस शीट बन जाती है, लेकिन ये एग्ज़ाम में सबसे बड़ा ट्रैप होता है। देखो, ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, मैथमेटिकल करेक्शंस करना। मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर है कि नहीं बराबर है, ये चेक करना है। अगर दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बुक्स मैथमेटिकली करेक्ट लग रही हैं। ठीक है, मैथमेटिकली करेक्ट लग रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिग बुक्स जो हैं आपकी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस सिर्फ एरर्स डिटेक्ट करने के मकसद से बनाया जाता है। इसलिए जो सही आंसर आपके पास रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्ट एरर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पहला ऑप्शन में क्या बोला है, असर्टेन प्रॉफिट। अब ज़रा समझो, प्रॉफिट P&L अकाउंट से निकलता है, ट्रायल बैलेंस से तो निकलता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। फिर था प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस एक बेस देता है, डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाता है। फिर है लोकेट फ्रॉड्स, तो फ्रॉड तो ट्रायल बैलेंस से पकड़ा नहीं जा सकता है ना, बता दिया मैंने आपको। तो आपने एग्जाम में ये लाइन याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अर्थमेटिकल एरर्स ओनली। ठीक है, ताकि ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो कोई गड़बड़ ना करो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन हमने हज़ारों बार किया हुआ है, तो आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में समझ सकते हो। कौन से एरर दिए हैं, कास्टिंग, ओमिशन, प्रिंसिपल और पोस्टिंग। अब समझो, एरर्स को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 तरह के एरर्स होते हैं। पहला होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता, दूसरा होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले सुनो, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो शुरू करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का गलत एप्लीकेशन। अमाउंट तो सही होती है, साइड भी सही होती है, बट आपने क्लासिफिकेशन गलत कर ली होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड, इसको आपने कहाँ क्या करना होता है, इफ़ यू आर परचेजिंग फर्नीचर द करेक्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर आप गलती से परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते हो तो वो आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाती है। अमाउंट सेम होएंगे, डेबिट क्रेडिट भी सेम होएंगे, ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाएगा, है ना, पर क्या होगा आपके पास,
ये है कि गलती जो आपने जो अकाउंट था वो गलत अकाउंट आपने डाल दिया उसमें, ठीक है। इसलिए जो सही आंसर है वो आपके पास बनता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब ज़रा बाकी ऑप्शंस भी समझो। एरर ऑफ कास्टिंग में क्या होता है, इसमें टोटलिंग की गलत होती है, तो टोटलिंग की गलत होने की वजह से जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट हो जाएगा। फिर एरर ऑफ पोस्टिंग है। एरर ऑफ पोस्टिंग में क्या होगा, गलत साइड में पोस्टिंग कर दिया, अगर आपने गलत साइड में पोस्टिंग कर दिया तो उससे ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसमें एक कंट्रोवर्सी आती है कि वाई नॉट एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में आप एंट्री करना ही भूल जाते हो, तो अगर आपने एंट्री करना भूल गए तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट होगा ही नहीं। अब ओमिशन में भी क्या होता है ना, एक होती है पार्शियल ओमिशन, एक होती है कंप्लीट ओमिशन। अगर कंप्लीट ओमिशन हो तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, पार्शियल हो तो नहीं करता। इसीलिए इसका आंसर जो है ना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की जगह कई बच्चे एरर ऑफ ओमिशन भी कराते हैं, ठीक है। वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो एरर ऑफ ओमिशन भी सही है, बट यू नीड टू चेक इफ इट इज़ पार्शियल ओमिटेड और कंप्लीटली ओमिटेड, ठीक है। उस हिसाब से आपने आंसर करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपको बोल रहा है विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन सैलरी इज पेड। जब आपने सैलरी पे कर दी तो किसे डेबिट करोगे, कैश को, सैलरी को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को, या कैपिटल अकाउंट को। तो देखिए, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो जब आप सैलरी को पे कर रहे हो तो बिजनेस का पैसा कम होगा, लेकिन सैलरी एक्सपेंस तो इनकर होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने किसे डेबिट किया, सैलरी को डेबिट किया, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी सैलरी। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ऑप्शन में बोला था कैश अकाउंट, तो ये तो गलत है क्योंकि कैश क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं। फिर बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो पेड है, सैलरी इज पेड, तो आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट ओनर से रिलेटेड है, ये सैलरी ये तो ओनर से रिलेटेड होता है कैपिटल, तो सैलरी का तो इसका भी फिलहाल कोई लेना देना है नहीं, तो कैपिटल अकाउंट इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर इफ एनी एक्सपेंस इज पेड it is general expense, and if it is not paid, it is outstanding, then it is your liability. Okay, now question number 9, goods sent on approval should be treated as। आपने goods भेजे हैं अप्रूवल के लिए, तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे, आप उन्हें सेल्स मानोगे, परचेज मानोगे, कंसाइनमेंट मानोगे, या स्टॉक मानोगे। तो सबसे पहले समझो, अगर आप अप्रूवल पे गुड्स को भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स कस्टमर को भेजे गए हैं, लेकिन ओनरशिप अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अप्रूवल के मिलने तक गुड्स जो हैं वो टेक्निकली सेलर के ही माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्स नहीं माना जाता, ये क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि जब आप गुड्स भेज रहे हो तो हम सेल्स से माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड कर देंगे। तो इसलिए आपके पास सही आंसर यहाँ पर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम स्टॉक का ही हिस्सा मानते हैं। पहले आपको पूछ रहे थे सेल्स, तो नो, क्योंकि सेल्स नहीं मानेंगे क्योंकि अब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, अभी तक वो अप्रूवल बेसिस पर ही है। फिर परचेज, तो परचेज भी नहीं मानेंगे क्योंकि बिजनेस ने तो बाय किया ही नहीं है। कंसाइनमेंट, ये तो कंसेप्ट ही अलग है। तो सही आंसर इज ऑप्शन डी, स्टॉक, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर इफ इट इज़ अप्रूवल, इट इज़ ऑन अप्रूवल टिल एक्सेप्टेड, तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू। डेप्रिसिएशन किसे चार्ज करते हैं, एसेट को इन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, मार्केट प्राइस शो करने के लिए, कॉस्ट ऑफ एसेट को एलोकेट करने के लिए, या रिजर्व क्रिएट करने के लिए। क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन का रियल मीनिंग ये होता है कि एसेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ के ऊपर सिस्टमेटिकली स्प्रेड करना। सो अकाउंटिंग का मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस को उस पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच करो। इसीलिए एसेट का पूरा कॉस्ट एक साल में चार्ज नहीं करते, हर साल थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हैं। इसलिए आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एलोकेट कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ऑप्शन ए में आपको बोला था इंक्रीज एसेट वैल्यू, ये नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू इंक्रीज करता ही नहीं है। फिर बोला था शो मार्केट प्राइस, ये भी नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट पर बेस्ड होती है। फिर आपको बोला था क्रिएट रिजर्व, ये भी नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व नहीं होता।
तो सही आंसर आपका बनता है एलोकेट कॉस्ट ऑफ एसेट। आपने याद रखना है डेप्रिसिएशन मतलब एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट। आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट, कौन सी है? गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, प्लांट है या डेटर्स है? तो देखो फिक्टिशियस एसेट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेकेएसएसबी में, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझो कि फिक्टिशियस एसेट कोई रियल एसेट नहीं होता है। इसका मतलब होता है ना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और ना ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्लियरली विजिबल होता है। सो होते क्या हैं ये बेसिकली, ये बिजनेस स्टार्ट करने के इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग, रजिस्ट्रेशन फीस। ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर हो चुके होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स में स्प्रेड किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्हें एसेट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये डेफर्ड रेवेन्यू लॉस होते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बनेंगे। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। आपको बोला था गुडविल, तो गुडविल इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस नहीं है। फिर बोला प्लांट, प्लांट एक रियल टेंजिबल एसेट है। फिर डेटर, डेटर तो हमारे करंट एसेट है। सो यू नीड टू रिमेंबर फिक्टिशियस एसेट्स आर रिटन ऑफ ग्रेजुअली, दे डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 12 में आपको पूछ रहे हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन एज व्हाट। आपको एडवांस में कमीशन मिल गई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ योर एसेट, एक्सपेंस, इनकम या लायबिलिटी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, लायबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है पैसा मिल चुका है लेकिन सर्विस अभी प्रोवाइड नहीं हुई है। सो अकाउंटिंग का अक्रूवल कंसेप्ट क्लियरली कहता है कि इनकम तभी मानी जाती है जब वो अर्न हो। सो यहाँ पर इनकम अर्न नहीं हुई है, इसलिए ये बिजनेस पर ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है। सो ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होगा। नेक्स्ट पीरियड में ये इनकम बन जाती है। ठीक है, तो अब देखो बाकी ऑप्शंस देखो, इसमें एसेट नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है। सो इफ़ एडवांस इज रिसीव्ड इट इज़ लायबिलिटी, इफ़ एडवांस इज पेड तो इट इज़ एसेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या P&L अकाउंट? देखो सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल अकाउंट। अब समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नोशनल एक्सपेंस होता है। बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट अलाउ करता है, चाहे एक्चुअली पैसा दिया हो या ना दिया हो। अकाउंटिंग व्यू से ओनर और बिजनेस अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो इंटरेस्ट अलाउड का मतलब ओनर का क्लेम बढ़ गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो क्रेडिट हमने किसे किया? कैपिटल को किया, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन डी बनता है। अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट इज़ गलत क्योंकि ये एक्सपेंस को शो करता है। अच्छा कैपिटल, ये तो सही है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट तब होगा जब पेमेंट हो, और P&L अकाउंट तब होगा जब P&L वैसे भी डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स व्हाट। सेल रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करती है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर या गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर? कैश सेल्स या क्रेडिट परचेज? क्या रिकॉर्ड करती है सेल्स रिटर्न? अब क्रेडिट परचेज तो नहीं करेगी, इसको काट दो। कैश सेल्स भी नहीं करेगी क्योंकि यहाँ सेल रिटर्न की बात हो रही है। तो रिटर्न टू है सही कि रिटर्न बाय है सही? तो देखो सेल रिटर्न बुक का यूज़ होता है जब कस्टमर गुड्स वापस भेज देते हैं और वो गुड्स क्रेडिट सेल्स थी। यू नीड टू रिमेंबर, कहीं ये मत सोचना कैश सेल्स का सेल्स रिटर्न आता है, क्रेडिट सेल्स का सेल्स रिटर्न आता है। सो ये बुक सेल्स को रिड्यूस करती है, डेटर बैलेंस को कम करती है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए। ये जो गुड रिटर्न टू सप्लायर है ना, ये तो परचेज रिटर्न के बुक का काम है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। बाकी ये दोनों तो पहले ही गलत बता दिए थे मैंने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहता है। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज सेल्स इन वर्ड, इट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर्स। ओके,
Now question number 15 is asking under straight line method depreciation is, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होता है? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन सी, सेम रहता है हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का सबसे सिंपल मेथड होता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हर साल सेम अमाउंट चार्ज होता है, एसेट की बुक वैल्यू यूनिफॉर्मली कम होती है, ठीक है, ना इंक्रीज होता है, ना इंक्रीज होता है, ना डिक्रीज होता है, ना रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू पे कौन चार्ज होता है? बताना ज़रा मुझे, कौन सा डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होता है? कमेंट करके बताना, ठीक है। सो आई विल सी कि आप लोगों को कंसेप्चुअल नॉलेज भी है कि सिर्फ रट्टा मारा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो फिलहाल सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी है? डेटर है, क्रेडिटर है, मशीनरी है या गुडविल है? तो देखो सही आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो ऑब्लिगेशन जो शॉर्ट पीरियड में पे करनी होती है, जनरली विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल। सो क्रेडिटर्स का कंसेप्ट क्या है कि गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए थे, पेमेंट अभी ड्यू है, बिजनेस पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसलिए क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज़ में दिखाया जाता है। बाकी बात रह गई डेटर की, तो ये तो एसेट है, बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। मशीनरी की ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, और गुडविल की ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। सो रिसीविएबल्स मतलब एसेट्स और पेएबल्स मतलब लायबिलिटीज़। नाउ 17th क्वेश्चन, कैरिएज इनवर्ड इज एडेड टू, किस पे कैरिएज इनवर्ड ऐड किया जाता है? सेल्स में, परचेजेस में, ग्रॉस प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट में? तो देखो कैरिएज इनवर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कैरिएज इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स को फैक्ट्री या गोडाउन तक लाने का खर्चा। ये कॉस्ट गुड्स के एक्विजिशन का पार्ट होता है। अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट गुड्स को रेडी फॉर सेल बनाए वो परचेज कॉस्ट का हिस्सा होता है, इसीलिए कैरिएज इनवर्ड को परचेजेस के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी सेल के साथ कैरिएज आउटवर्ड का लेना देना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कैरिएज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट विल बी ट्रीटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। कैरिएज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट विल बी ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आता है? कैपिटल, क्रेडिटर, परचेजेस या सेल्स? तो देखिए ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंसेस ये आते हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट में क्या आता है? लायबिलिटीज़ एंड इनकम्स। तो अब आप देख लो कैपिटल का क्या नेचर है? कैपिटल तो क्रेडिट नेचर का है, तो ये भी नहीं आएगा। क्रेडिटर तो है ही क्रेडिट नेचर का, ये भी नहीं आएगा। अब सेल्स भी क्रेडिट नेचर की है, वो भी नहीं आएंगी। बाकी हमारे पास सिर्फ परचेजेस रह गया, तो परचेजेस का नेचर ये बिजनेस का एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है, इसलिए परचेजेस डेबिट साइड में आती हैं, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर व्हाट। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? पेड, अनपेड, एडवांस इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सही आंसर रहेगा अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस इनकर हो चुका है लेकिन पेमेंट अभी बाकी है, और अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉर्ड होते हैं जिसमें वो इनकर हुआ होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस भी है, लायबिलिटी भी है, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? एंट्री भी मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ, कंसेप्ट भी बता रही हूँ। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपको अगर कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है इसका पूरा लेक्चर आपको देना आता हो, आपको पूरा कंसेप्ट पता हो, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? इसकी होती है एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। इनमें से कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है? सेल ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ गुड्स या लोन रिसीव्ड? तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो बिजनेस को रेगुलर ऑपरेशन से मिलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है। सेल ऑफ गुड क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है सेल ऑफ गुड क्या है? ये डेली बिजनेस एक्टिविटी है और रेगुलर इनकम सोर्स है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। बाकी बात करते हैं सेल ऑफ मशीनरी की, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। इशू ऑफ शेयर्स भी कैपिटल रिसिप्ट है। लोन रिसीव्ड भी, ये लोन रिसीव्ड आपकी एक लायबिलिटी है, ठीक है। सो
Correct answer is option number C. Now question number 21. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज व्हाट, क्या दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फाइनेंशियल पोजीशन, कैश पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी या एसेट्स, क्या दिखाता है? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन काम होता है बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस ये दिखाना। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का रोल समझो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? क्रॉस प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन। सो पी एंड एल अकाउंट सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस के साथ डील करता है, किसी एसेट या लायबिलिटी का डिटेल नहीं देता। इसीलिए ये कैश पोजीशन नहीं दिखाता है, ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, आपने याद रखना है पी एंड एल अकाउंट मतलब रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग विच अकाउंट इज अफेक्टेड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। जब ड्राइंग होती है तो कौन से अकाउंट पे असर पड़ता है? सिर्फ कैश पे, सिर्फ कैपिटल पे, कैश कैपिटल दोनों पे, या परचेजेस पे? तो देखो, ड्राइंग का मतलब हमें पता है, ओनर ने बिजनेस से कैश या गुड्स निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। सो इस ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट होते हैं, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरा ओनर का कैपिटल भी कम हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? जर्नल एंट्री बनती है ड्राइंग टू कैश अकाउंट, है ना। तो ईयर एंड पे आप जब एंट्री करोगे तो ईयर एंड पे क्या होगा, क्योंकि आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया तो जर्नल एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। इसलिए कैश और कैपिटल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं इसके। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैश एंड कैपिटल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछ रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या दिखाते हो आप? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी या इनकम? तो देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, बिजनेस पर बैंक का पैसा ड्यू है। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म में रीपे करनी होती हैं। इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटी होती है हमारी। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, कैश, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग, ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन 24 हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बुक कीपिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा बुक कीपिंग का फंक्शन नहीं है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग के कितने फंक्शंस होते हैं। 3 बेसिक फंक्शन होते हैं इसके, एक रिकॉर्डिंग, एक क्लासीफाइंग, एक समराइजिंग। ये होता है बुक कीपिंग का फंक्शन। बस एक इंटरप्रेटिंग जो है ना, इंटरप्रेटिंग का काम होता है अकाउंट का मीनिंग निकालना, डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिसिस करना। ये काम किसका होता है? अकाउंटिंग का होता है, बुक कीपिंग का नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बुक कीपिंग मतलब सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग का मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इज़ अ। अगर आपने गुड्स खरीदे किस पर्पज़ से? रीसेल के पर्पज़ से। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल रिसीट है? तो देखिए, गुड्स फॉर रीसेल क्या होता है? डेली बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होता है, इनसे प्रॉफिट कमाया जाता है। सो ये लॉन्ग टर्म एसेट को नहीं क्रिएट करता, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होता है। इसीलिए ये क्या होगा? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगर गुड there if the good is for resale, it means it is a revenue expenditure, not a capital expenditure or not capital ये deferred revenue expenditure. Okay, now question number 26 which of the following is prepared first। पहले क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो देखो, अकाउंटिंग साइकिल का जो सीक्वेंस है ना, वो याद रखना है। सबसे पहले आया जर्नल, फिर आया लेजर, फिर आया ट्रायल बैलेंस, फिर आया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आया पी एंड एल, और फिर आया बैलेंस शीट। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर किया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट से पहले, है ना, एज पर द गिवन ऑप्शंस। क्योंकि इधर जर्नल, लेजर या ट्रायल ये नहीं पूछा ना आपको, तो इनके कंपैरिजन में सबसे पहले हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ, जो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखनी है। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी।
नाउ क्वेश्चन 27, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए लॉस का क्या नेचर होता है, लॉस का नेचर क्या होता है कि ये बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है जो कि आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। इसीलिए कोई भी लॉस हो, हर टाइप का लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को आपने डेबिट करना है। तो सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, P&L अकाउंट। ठीक है, इसे डेबिट करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो देखो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है और एसेट को उसके परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करो। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट को फॉलो किया जाता है। आपने याद रखना है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट नॉट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसलिए सही आंसर विल बी कॉस्ट कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हमें पूछ रहे हैं बिल्स रिसीवेबल इज, BR क्या है, एक लायबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है या इनकम है। तो देखो सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी, एसेट। बिल रिसीवेबल्स का मतलब बिजनेस को पैसा मिलना है, फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा, इसलिए ये हमारी करंट एसेट होती है। रिसीवेबल्स मतलब एसेट्स, पेबल्स मतलब लायबिलिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कैपिटल। इनमें से क्या कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ड्रॉइंग, लॉस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या एक्सपेंस। तो सही आंसर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। देखो कैपिटल तब इंक्रीज होता है जब ओनर और पैसा लगाता है, ये प्रॉफिट होता है। ड्रॉइंग, लॉस, एक्सपेंस ये सब कैपिटल को क्या करते हैं, ये सब कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस से कैपिटल इंक्रीज होगा। आपने याद रखना है कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में यू नेवर नो कब किस रूप में आपको पूछ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से क्या कैपिटल रिसिप्ट होगी, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, लोन टेकन या डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोन टेकन। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस FAA एग्जाम का कोर कंसेप्ट है, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, वो रिसिप्ट्स जो बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं या जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। सो लोन टेकन का एनालिसिस करें तो जब बिजनेस लोन लेता है तो क्या होता है, उसके पास कैश का इंक्रीज होता है, कैश इनफ्लो होता है, लेकिन पर ये क्या हमारी इनकम होती है, नो ये हमारी इनकम नहीं होती, क्योंकि हमें इसे वापस करना होता है। सो बेसिकली ये क्या होती है, ये हमारी लायबिलिटी है, बिजनेस की एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में शो होती है और P&L अकाउंट में ये नहीं जाती है। ठीक है, तो जो आपको सेल ऑफ गुड बोला था ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रेगुलर बिजनेस इनकम जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कमीशन रिसीव्ड है, ये इनकम नेचर का है, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम एंड गेन है, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कैपिटल रिसिप्ट का मतलब इनकम नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी या मैचिंग। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंटिंग का सबसे थ्योरेटिकल बट मोस्ट आस्क्ड कंसेप्ट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग का जो कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो क्या कहता है, एंटिसिपेट लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी लोअर हो उस पर वैल्यू करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो लॉस को हम एंटिसिपेट कर लेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट को एंटिसिपेट हम नहीं करेंगे। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जो भी वैल्यू कम होगी। तो कॉस्ट कंसेप्ट वोंट बी द करेक्ट आंसर, सिर्फ कॉस्ट बोलता है, लोअर वैल्यू नहीं करता है। फिर कंसिस्टेंसी मेथड सेम रखने से रिलेटेड होता है,
मैचिंग जो है ये एक्सपेंस रेवेन्यू मैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कौन बढ़ा रहा है इनमें से? मशीनरी खरीदोगे कैश में, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, फिक्स एसेट की सेल करोगे फॉर कैश, या गुड्स को खरीदोगे ऑन क्रेडिट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अब सभी ऑप्शंस को हम लॉजिकली एनालाइज करते हैं। तो देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखो, फिक्स्ड एसेट कम हो जाएंगे, करंट हमारा जो कैश है, जो करंट अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, करंट लायबिलिटी तो सेम रहेंगे, नेट रिजल्ट क्या होगा? वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ऑप्शन ए था, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इसमें कैश कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। अब पेमेंट टू क्रेडिटर, इसमें कैश भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल मोस्टली सेम रहेगा। फिर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या होगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन बैड डेट्स आर रिटर्न ऑफ। जब बैड डेट को आप राइट ऑफ करते हो, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे? डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, बैड डेट का मतलब होता है जो अमाउंट पहले डेटर से मिलनी थी अब रिकवर होने की उम्मीद नहीं रही, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर का बैलेंस अब उस बिजनेस के लिए यूजलेस हो गया, इसलिए डेटर के अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर। तो यहाँ पे बैड डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है जो कि हमारा लॉस है, और डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। तो सही आंसर हमारे पास क्या बना? ऑप्शन ए, डेटर्स अकाउंट। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। बैड डेट अकाउंट में क्या है? ये डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? ये अलग एडजस्टमेंट के लिए होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, आउटस्टैंडिंग इनकम इज शोन एज। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या कैपिटल। तो सही आंसर है एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब इनकम अर्न हो चुकी है लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम उस पीरियड में रिकॉर्ड होती है जिसमें वो अर्न हुई है। आउटस्टैंडिंग इनकम बिजनेस के लिए फ्यूचर में कैश इनफ्लो का राइट है, इसलिए ये एसेट है। इसकी एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 36, इसमें हमें पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ। क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं? एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड वियर टीयर, या राइज इन मार्केट प्राइस की वजह से, या इन्फ्लेशन की वजह से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पैसेज ऑफ टाइम एंड वियर एंड टीयर। तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सिर्फ मशीनरी के टूटने से रिलेटेड नहीं होता, इसके और भी बड़े रीज़न होते हैं, जैसे कि वियर एंड टीयर मतलब रेगुलर यूज़ की वजह से, या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या ऑब्सोलेंस की वजह से। ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आना, या एग्जॉस्शन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। सो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एसेट की कॉस्ट को सिस्टमेटिकली एलोकेट करना, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना। इसलिए जो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनता है। बाकी जो ये बोल रहे हैं इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन कभी भी इंक्रीज नहीं करता है। राइज इन मार्केट प्राइस ये तो इररेलेवेंट है। इन्फ्लेशन, ये अकाउंटिंग इन्फ्लेशन पे तो बेस्ड होती ही नहीं है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में कौन सा आता है? परचेज, वेजेस, कैपिटल, या कैरियज इनवर्ड। तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, डेबिट में क्या आता है? एसेट और एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या आता है? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स हमारी। तो कैपिटल एज वी कैन सी ये हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा। कैपिटल ओनर का क्लेम होता है बिजनेस पर, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ओनर इज इक्वल्स टू क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। बाकी जो परचेज, वेजेस और कैरियज इनवर्ड है ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी डेबिटेड टू। आपकी आग लगने की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो किसे डेबिट करोगे? परचेज को, ट्रेडिंग को, लॉस बाय फायर को, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को।
तो देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस होता है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। सो अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और एबनॉर्मल लॉस सेपरेट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए जो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट करेंगे, सेपरेट लॉस अकाउंट बनाएंगे। बाद में अगर इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है तो फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे और जो हमारा नेट लॉस होगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। इसलिए सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉस बाय फायर अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। बाकी परचेज अकाउंट परचेज का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ नॉर्मल लॉसेस के लिए है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, पहले लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर वहाँ से एनालाइज करेंगे, फिर बाद में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनता है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक? इनमें से कौन सा कैश बुक में नहीं आता? कैश रिसीव्ड, कैश पेड, क्रेडिट सेल्स या डिस्काउंट अलाउड? नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक, ये बताना है आपने। तो देखो, कैश बुक का रोल क्या है, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, एक क्रेडिट सेल्स दिख रहा है। तो क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, कैश अभी रिसीव ही नहीं हुआ, सिर्फ डेटर क्रिएट हुआ है, इसलिए क्रेडिट सेल का कैश बुक में कोई लेना देना नहीं है, ये सेल बुक में रिकॉर्ड होता है। बाकी जो कैश रिसीव है ये तो आता ही है कैश बुक में, कैश पेड ये भी आता ही है, डिस्काउंट अलाउड ये तो कैश ट्रांजेक्शन के साथ ही एडजस्ट कर देते हैं हम लोग कैश बुक में, ठीक है। तो नो कैश मीन्स नो कैश बुक। ऑल राइट, सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ अवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 40। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज शोन इन, आपको इंटरेस्ट मिला, इसे कहाँ दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में? तो देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड का नेचर होता है बिजनेस के लिए इनकम, रेगुलर या इंसिडेंटल इनकम ये भी हो सकती है। तो अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, सारी इनकम्स और गेन्स को हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को। ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इनकम्स आएंगी। बैलेंस शीट, यहाँ पे कोई इनकम नहीं आती है, एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। कैपिटल अकाउंट, ओनर से रिलेटेड नहीं होती है ये। सो यू नीड टू रिमेंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू इनकम दैट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, So by this we come to an end to this marathon. So see you tomorrow with a new topic. Till then, take care and happy learning.